हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे क्वेश्चन को हमने कलेक्ट करके लेकर आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद में आप खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए, ज़्यादा हम आपका समय न लेते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है साबरमती। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता में जनगण मन गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, बी है सरोजनी नायडू, सी है अरुणा आसफ अली, डी है सुचेता कृपलानी। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट बेटन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीबी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरविंद खुराना या फिर अमर्त्य सेन। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए है चित्रा, बी है गोदान, ऑप्शन सी है डाकघर, ऑप्शन डी है आनंद मठ। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए है विक्रम संवत, बी है कली संवत, सी है शक संवत, डी है इनमें से कोई नहीं। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शक संवत पर। किस पर? शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है सरोजनी नायडू, सी है विजय लक्ष्मी पंडित, डी है पिंगली वेंकैया। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया। कौन? पिंगली वेंकैया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? चलिए आगे देखते हैं कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी है कार्नवालिस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? कार्नवालिस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घुमा के बहुत पूछा जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है शेख अब्दुल्ला, बी है मणिलाल अब्दुल्ला, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखे हैं।
कि लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ। लाल किले में जो मुगल अस्तित्व था, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था। ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है मोहम्मद शाह, सी है शाह आलम, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था। बहादुर शाह जफर के अस्तित्व के बाद ही लाल किले में जो मुगल अस्तित्व था वो समाप्त हो गया था बहादुर शाह जफर के पतन के बाद। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन ए है पुरंदर की संधि, ऑप्शन बी है बांडी गांव का कनेक्शन, ऑप्शन सी है बेसन की संधि, ऑप्शन डी है शाल बाई की संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेसिन की संधि। देखिए बेसिन की संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है माधव राय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के नाम से नाना साहब प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है राजा राम, बी है बालाजी विश्वनाथ, सी है बाजीराव प्रथम, डी है बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक था वो किसे कहा जाता है। तो मराठा राज्य का जो दूसरा प्रवर्तक है उस किसे कहा जाता है, बालाजी विश्वनाथ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है सरोजनी नायडू, डी है अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, बी है सैयद अहमद खां, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है जेम्स हिकी। बात करते हैं भारत में पहले समाचार पत्र को। तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन डी जेम्स हिक्की ने। किसने शुरू किया था, जेम्स हिक्की ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र को शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में 1947 में भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। ऑप्शन ए है अरुणा आशफ अली, बी है कमला रानी सिंह, सी है तारकेश्वरी सिन्हा, डी है राबड़ी देवी। दोस्तों भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली। किसने, अरुणा आसिफ अली ने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सबसे ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत लिखा था। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है नौ गोपाल मित्रा ने, सी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, डी है गिरीश चंद्र घोष ने। तो वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो विश्वास मानिएगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर सारे क्वेश्चन इकट्ठे सिलेक्टेड मिल गए हैं। तो एक ही वीडियो में हमारे जो भी कन्फ्यूजन है वो एक ही वीडियो में समाप्त होने वाले। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, डी है लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। ऑप्शन ए है भील विद्रोह, बी है रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी है विश्वपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, ऑप्शन डी है सन्यासी विद्रोह। तो निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
सन्यासी विद्रोह को, किसे? सन्यासी विद्रोह। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित थे सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, या फिर अंग्रेजी शिक्षा से, या फिर अस्थायी बंदोबस्त से। दोस्तों लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है मिंटो, सी है मोरेले, डी है रिवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया है? तो लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ऑप्शन ए है 1896, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1947। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1896 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? क्या पूछा गया है? फ्रेंच बस्ती नहीं है, नहीं पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए है पौंडीचेरी, बी है माहे, सी है गोवा, डी है चंदर नगर। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा नहीं है। क्या नहीं है? गोवा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, या फिर अंग्रेजों को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। अगर पूछा जाएगा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों को। किससे जाता है? पुर्तगालियों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में दे देंगे जैसे वास्को डी गामा। अगर वास्को डी गामा दे देंगे तो आप उस पर भी टिक लगा सकते हैं, डच हो गया, वास्को डी गामा फ्रांसीसी, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के लिए अगर समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय अगर पूछा जाएगा तो किसे जाता है? फ्रांसीसियों को। चलिए आगे पुर्तगालियों को। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, या फिर अहमदाबाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलिकट में। कहाँ पर था? भारत में डच का जो सबसे प्रारंभिक उपनिवेश था वो कहाँ पर था? पुलिकट में था। चलिए आगे देखते हैं, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसका कथन है? किसने ये कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गांधी ने कहा था कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है, हर राजनीति में धर्म संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? देश बंधु की जो उपाधि है वो किसके साथ संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी है सी आर दास, सी है बी सी पाल, डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सी आर दास। सी आर चित्तरंजन दास को देशबंधु की उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, बी है विलियम बेंटिक, सी है डफरिन, डी है कर्जन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, बी है विजयलक्ष्मी पंडित, सी है कस्तूरबा गांधी, डी है सरोजिनी नायडू। तो निम्नलिखित में से पहली बार महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू ने। पहली भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे देखते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड जॉन सोड, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है बदरुद्दीन तैयब जी, सी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खां, बी है खान साहिब, सी है चौधरी शौकतुल्लाह, ऑप्शन डी है लियाकत अली खां। तो निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट देखते हैं, 1909 के मार्ली मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? 1909 के मार्ली मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है पृथक निर्वाचन मंडल, बी है प्रांतीय द्वितंत्र, सी है प्रांतीय स्वशासन, डी है संघवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन मंडल। 1909 के मार्ली मिंटो सुधार किसके लिए विख्यात है? पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है सर क्रिप्स, बी है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है सर क्रिप्स, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है सर एटली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? ऑप्शन ए है एम के गांधी, बी है ज्योतिबा फुले, सी है पंडित रमाबाई, डी है बी आर अम्बेडकर। उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर अम्बेडकर। किसने? बी आर अम्बेडकर ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है जॉन लॉरेंस, डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? ग्रेट राइट, जॉर्ज विटेट, ग्रेग गेहरी, जाहा हादिद। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज विटेट के द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है क्लीमेट एटली, बी है विस्टन चर्चिल, सी है स्टेनली बाल्डविन, डी है रामसे मैकडोनाल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामसे मैकडोनाल्ड। चलिए आगे देखते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में या फिर इलाहाबाद में? तो भारत में महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए, चंपारण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 1946 की कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, बी है माउंटबेटन, सी है पेंथिक नॉरेंस, डी है माउंट फोर्ड।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? सर पैंथिक लॉरेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए है न्यू इंडिया, बी है लीडर, सी है यंग इंडिया, डी है फ्री प्रेस जर्नल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लीडर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पूछा जा सकता है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय पर उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए है यंग इंडिया, ऑप्शन बी है इंडियन ओपिनियन, सी है नवजीवन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडियन ओपिनियन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी है सी राजगोपालाचारी, डी है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? ऑप्शन ए है वर्धा, बी है नागपुर, सी है बम्बई, डी है दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्धा में। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है और मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी है JB कृपलानी, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JB कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था उस समय पर महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगर पूछेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? BR अम्बेडकर थे। कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ओके, BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन अगर महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाएगा तो सिर्फ इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो 50 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा। जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या भी जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, स्टेटस लगाओ। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो वहाँ पर इस वीडियो को स्टेटस लगाओ और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जितने भी लोग देखते हैं आप एक एक लोग कमेंट किया कीजिएगा। हम सबके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।